तो प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों के ऊपर और प्राकृतिक कानूनों के ऊपर विस्तृत चर्चा की गई लॉक के द्वारा, और यही वजह है कि उसके प्राकृतिक अधिकारों पर और प्राकृतिक कानून की धारणा पर अक्सर एग्जामिनेशन में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। इतनी इम्पोर्टेंट है उसकी ये धारणाएं। तो प्राकृतिक अवस्था शांति और सद्भाव की अवस्था थी, स्वर्णिम अवस्था थी। उस अवस्था में व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों का भी उपभोग करते थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार, और प्राकृतिक नियमों से शासित होते थे। फिर प्रश्न उठता है कि जब प्राकृतिक अवस्था इतनी अच्छी थी, स्वर्णिम थी, तो फिर राज्य की जरूरत क्यों पड़ी? व्यक्ति उसी अवस्था में रह रहा होता। यहां पर लॉक ये कहता है कि समझौते के माध्यम से राज्य की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। ये असुविधाएं क्या थी? लॉक ये कहता है कि 3 प्रकार की असुविधाएं लोग झेल रहे थे। पहली असुविधा क्या थी कि प्राकृतिक नियम विवेक पर आधारित होने के कारण बहुत स्पष्ट नहीं थे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार हर परिस्थिति की व्याख्या करता था, और इस वजह से कई बार एक व्यक्ति का विवेक दूसरे व्यक्ति के विवेक के साथ टकराता था। यानी किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति, उसका विवेक उसे ये अलाउ कर रहा है कि वो ऐसा एक्शन ले, तो किसी दूसरे व्यक्ति को उसी परिस्थिति में किसी और एक्शन लेने की सूझ रही है, क्योंकि उसका अपना विवेक उसे कुछ और ऑप्शन सुझा रहा है। और ये परस्पर विपरीत भी हो सकते थे, होते थे, और जब परस्पर विपरीत होते थे तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती थी। इस संघर्ष को दूर करने के लिए समझौते के माध्यम से राज्य की जरूरत महसूस हुई। यानी आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो उस प्राकृतिक अवस्था में लॉक ये मानता है कि ऐसी कोई सत्ता नहीं थी जो प्राकृतिक कानूनों का अर्थ स्पष्ट कर सके, उन्हें स्पष्ट स्वरूप प्रदान कर सके। यानी विधानसभा का विधायिका जैसी सत्ता का नितांत अभाव था। दूसरी असुविधा ये थी कि प्राकृतिक नियमों जो विवेक पर आधारित थे, सामान्य विवेक पर आधारित थे, उन नियमों की व्याख्या करने वाली भी कोई सत्ता नहीं थी। उन नियमों को क्रियान्वित करने वाली कोई सत्ता भी नहीं थी, और ना ही उन कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की कोई सत्ता थी। यानी विधायी, कार्यकारी और न्यायिक, इन तीनों सत्ताओं का अभाव था। इसलिए प्राकृतिक अवस्था की जो शांति थी वो भंग हो जाती थी, जो व्यवस्था थी वो दुर्व्यवस्था में बदल जाती थी, और कई बार वैसी ही बन जाती थी जैसी हॉब्स के चिंतन में देखने को मिलती है। इसीलिए कुछ विचारक लॉक को हॉब्सवादी कहते हैं कि वो घुमा फिरा कर वहीं पहुंच जाता है जहां से हॉब्स ने शुरू किया। यानी उसकी प्राकृतिक अवस्था भी अंततोगत्वा संघर्ष में बदल जाती है इन असुविधाओं के कारण। तो इन असुविधाओं को दूर करने के लिए और स्थायी सुव्यवस्था की स्थापना के लिए, लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए किसकी स्थापना की गई? राज्य की स्थापना की गई, समझौते के माध्यम से।
तो समझौते का कारण क्या था लॉक के चिंतन में? प्राकृतिक अवस्था की असुविधाएं, जिन्हें दूर करने के लिए लोगों ने आपस में समझौता किया और समझौते के माध्यम से राज्य की रचना की, संप्रभु सत्ता को जन्म दिया। अब जहां तक समझौते की बात है कि समझौते का स्वरूप क्या था, किन लोगों के बीच समझौता हुआ, लॉक के चिंतन में दो समझौते दिखाई देते हैं। हालांकि स्पष्ट तौर पर वो दो समझौतों की बात नहीं करता, लेकिन ये बात निहित है, उसके वर्णन से ऐसा लगता है कि दो समझौते किए गए। पहले समझौते को करने वाले समाज के लोग थे, यानी लोगों ने आपस में समझौता किया। क्या समझौता किया? कि हम अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस सत्ता को सौंपते हैं, इस व्यक्ति या संस्था को सौंपते हैं, इस शर्त पर कि तुम भी अपना शासन करने का अधिकार उसे ही सौंपो। ये समझौता, ये एक समझौता लोगों के द्वारा आपस में किया गया। और जो दूसरा समझौता किया गया, वो दूसरा समझौता किसके साथ हुआ? समाज के लोगों का संप्रभु सत्ता के साथ हुआ, शासक के साथ हुआ। शासक के साथ क्या समझौता हुआ? लोगों ने कहा कि हम अपने ऊपर शासन करने का अधिकार तुम्हें देते हैं, इस शर्त के साथ कि तुम हमारे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करोगे, हमारे संघर्षों का समाधान करोगे, हमारे प्राकृतिक नियमों को स्पष्ट करोगे। ये सारा अधिकार हम तुम्हें देते हैं। यानी विधायी, कार्यकारी और न्यायिक, ये तीनों सत्ताएं शासक को सौंपी गई दूसरे समझौते के माध्यम से। तो दो तरह के समझौते लॉक के चिंतन में दिखाई देते हैं, जबकि हॉब्स ने सिर्फ और सिर्फ एक ही समझौते की बात की है। शासक के साथ हॉब्स के चिंतन में कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन लॉक के चिंतन में अलग से, पृथक रूप से शासक के साथ भी समाज का समझौता हुआ, समाज के लोगों का समझौता। अब समझौते के बाद जो राजनीतिक सत्ता उदित हुई, जो संप्रभु सत्ता उदित हुई, वो कैसी है? हॉब्स के चिंतन में तो वो निरंकुश है, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं है, संप्रभु के आदेश ही कानून है, लोगों को उसका विरोध करने का अधिकार नहीं है। लेकिन लॉक के चिंतन में जस्ट अपोजिट है। लॉक ने निरंकुश सत्ता के स्थान पर सीमित और मर्यादित शासन सत्ता का समर्थन किया है और ये माना है कि शासक समझौते की शर्तों को मानने के लिए बाध्य है। यानी संप्रभु के ऊपर समाज की सत्ता है, वो निरंकुश नहीं हो सकता। और यहां मैं आपको बता दूं कि लॉक के चिंतन में समझौता के स्थान पर संविदा शब्द का प्रयोग किया गया है, ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया गया है संविदा के स्थान पर, जो इस बात का संकेतक है कि शासक के पास समाज की सत्ता एक धरोहर के रूप में है, जिस धरोहर का उद्देश्य समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करना। ट्रस्ट किसी के पास स्थायी रूप से नहीं होता, वो एक धरोहर के रूप में होता है। तो ये धरोहर लॉक के चिंतन में किसके पास है? शासक के पास है, संप्रभु के पास है। समझौते के माध्यम से, संविदा के माध्यम से लोगों ने ये धरोहर शासक को सुपुर्द की। इसलिए शासक का दायित्व क्या बनता है
कि वो समझौते की शर्तों का पालन करे। समझौते में क्या शर्तें रखी गई थी कि वो लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगा, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करेगा। यानी उसकी सत्ता कर्तव्य भाव से सीमित है, उसके कर्तव्य ज्यादा है, न कि हॉब्स के लेवियाथन की तरह सिर्फ अधिकार ही अधिकार। तो लॉक का संप्रभु मर्यादित है, सीमित है, वो निरंकुश नहीं हो सकता, समझौते की शर्तों से बंधा हुआ है। लॉक ने क्या मर्यादाएं आरोपित की संप्रभु के ऊपर? पहली तो ये कि संप्रभु लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगा, यानी संप्रभु ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिससे लोगों की स्वतंत्रता बाधित होती हो, जिससे लोगों के जीवन के अधिकार का हनन होता हो और जिससे लोगों के संपत्ति के अधिकार में बाधा पहुंचती। यानी जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा संप्रभु का कर्तव्य है, उद्देश्य है। जब तक वो इस उद्देश्य को पूरा करता रहेगा तब तक वो धरोहर उसके पास बनी रहेगी, वो सत्ता उसके पास बनी रहेगी। और जब वो नहीं करेगा तब क्या होगा? तब लोगों को इस बात का अधिकार होगा कि वो उसके विरुद्ध विद्रोह कर दें और उसके स्थान पर नई संप्रभु सत्ता का, नई सरकार का निर्माण करें। तो प्राकृतिक अधिकारों से सीमित है संप्रभु सत्ता लॉक के चिंतन में। दूसरी मर्यादा क्या है जो लॉक के द्वारा संप्रभु के ऊपर लगाई गई, जहां पर वो हमें मर्यादित दिखाई देता है? लॉक के चिंतन में जो समझौता किया गया, उस समझौते के माध्यम से लोगों ने अपने सारे अधिकार संप्रभु को नहीं दिए, केवल कुछ ही अधिकार दिए, यानी केवल शासन करने का अधिकार दिया। बाकी अधिकार जनता के पास एज इट इज सुरक्षित है। यानी संप्रभु का अधिकार सर्वाधिकार नहीं है हॉब्स के लेवियाथन की तरह, उसके अंदर सारे अधिकार नहीं है, सिर्फ उसे शासन करने का अधिकार दिया गया। बाकी अधिकार जनता के पास है, इसलिए जनता ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जनता की सत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और जनता की सत्ता को महत्व देने के कारण ही लॉक को कई बार समष्टिवादी भी कहा जाता है, रूसो के दर्शन के निकट माना जाता है। तीसरे हम देखते हैं कि लॉक के संप्रभु के ऊपर प्राकृतिक कानूनों का भी नियंत्रण है। वो प्राकृतिक कानून जो प्राकृतिक अवस्था में प्रचलित थे सामान्य विवेक के रूप में। लॉक ये कहता है कि समझौता होने के बाद जब राज्य बन गया, संप्रभु सत्ता उदित हो गई, तो भी वो प्राकृतिक कानून समाप्त नहीं होते, वो बने रहते हैं। संप्रभु का कर्तव्य क्या हो जाता है कि उन प्राकृतिक कानूनों को स्पष्टता प्रदान करे, उन प्राकृतिक कानूनों को क्रियान्वित करने का प्रयास करे, लोग उन प्राकृतिक कानूनों के अनुसार आचरण करें, इस बात को देखे, सुनिश्चित करे, और अगर कोई उन प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन करता है तो वो उसे दंडित करे, अपनी न्यायिक सत्ता का प्रयोग करते। तो ये जो प्राकृतिक कानून है, ये प्राकृतिक कानून राज्य में मौजूद हैं और इन कानूनों की खासियत ये है कि ये न केवल जनता के आचरण को विनियमित करते हैं बल्कि संप्रभु सत्ता के आचरण को भी विनियमित करते हैं। यानी संप्रभु इन प्राकृतिक कानूनों से ऊपर नहीं है, वो इनसे मर्यादित है, वो इनका उल्लंघन
नहीं कर सकता। हॉब्स के चिंतन में क्या है कि संप्रभु ही कानूनों का जनक है। हॉब्स के चिंतन में संप्रभु सत्ता उदित होने के बाद जो प्राकृतिक कानून थे प्राकृतिक अवस्था में, जिसको उसने शांति की धाराएं कहा, वो कानून समाप्त हो जाते हैं और नए कानूनों का सृजन संप्रभु के द्वारा किया जाता है। और संप्रभु अगर खुद कानून बनाने वाला है तो वो उन कानूनों से बाधित नहीं है, उन कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि वो उनसे ऊपर, यानी गलत सही वो जो भी काम करेगा वो सब जायज है हॉब्स के चिंतन। लेकिन लॉक इसे नहीं मानता। वो क्या कहता है कि प्राकृतिक कानूनों की मर्यादा जनता के साथ साथ शासक के साथ भी है, वो उस पर भी मर्यादा आरोपित करती है। और ये विचार हमें आज के रूल ऑफ लॉ की याद दिलाता है, जिसके तहत ये माना जाता है कि सर्वोच्चता कानून की है, किसी शासक की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं। तो इस तरीके से मर्यादित होता है लॉक का संप्रभु। और अंतिम नियंत्रण, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जनता का नियंत्रण है। जनता को वो विद्रोह का अधिकार देता है। किस परिस्थिति में? अगर शासक लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता या प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन करता है, तो समाज का ये कर्तव्य है, समाज के लोगों का ये कर्तव्य है कि वो उसके विरुद्ध क्रांति कर दें और क्रांति के बाद नई सरकार की, नए शासक की स्थापना करें। लेकिन क्रांति का अधिकार देते हुए भी उसकी कुछ मर्यादाएं भी स्थापित करता है लॉ। क्या मर्यादा? कि क्रांति के अधिकार का प्रयोग व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप में नहीं किया जा सकता। क्रांति करने से पहले व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि उसके समान ही समाज के अन्य लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि संप्रभु समझौते की शर्तों को नहीं मान रहा है, या उसकी सत्ता इतनी आतताई हो गई है कि अब उसे सहन नहीं किया जा सकता। यानी अल्पमत के बजाय बहुमत के विचार को मान्यता देता है लॉक। इस संदर्भ में समाज के बहुसंख्यक लोग जब ये माने कि संप्रभु समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, तभी क्रांति की जा सकती है, व्यक्तिगत रूप में नहीं। या अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा अगर सोचा जाए क्रांति के लिए, तो ऐसी क्रांति की इजाजत लॉक नहीं देता। तो जनता के क्रांति के अधिकार को भी उसने सीमित किया है, ये सोचकर कि कहीं जनता भी इस अधिकार का दुरुपयोग न करने लगे। इसीलिए हॉब्स के लॉक के दर्शन में जो क्रांति का विचार है ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीमाओं के बावजूद, कि कई बार उसे क्रांतियों का दार्शनिक कहा जाता है। ये माना जाता है कि अमेरिका की जो क्रांति हुई, जेफरसन जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा लॉक के इसी क्रांति के विचार से मिली थी। हालांकि लॉक का पर्पस कुछ और था। वो ये था कि वो इंग्लैंड की 1688 की ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को न्यायोचित सिद्ध करना चाहता था कि वहां लोगों ने क्रांति इसलिए की क्योंकि शासन सत्ता अमर्यादित हो रही थी, राजा निरंकुश बन रहा था, राजा जनता के अधिकारों को मान्यता नहीं प्रदान कर रहा था। तो समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति को बताया गया लॉक के द्वारा एक संविदावादी विचारक के रूप में। अगर हम उसके विचारों को समराइज करें, निष्कर्ष पर पहुंचे, उसका सारांश देखें,
तो लॉक के चिंतन में ये मान्यता मिलती है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, मनुष्य द्वारा निर्मित संस्था है, जिसका निर्माण मनुष्यों की आपसी सहमति से किया गया है। और राज्य का निर्माण क्यों किया गया? प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं को दूर करने के लिए। प्राकृतिक अवस्था मानव स्वभाव की अच्छाई के कारण शांति और सद्भाव की अवस्था थी, जिसमें प्राकृतिक कानून भी थे और जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक अधिकार भी थे। समझौते दो प्रकार के किए गए लॉक के चिंतन में। एक समझौते से समाज में सुव्यवस्था स्थापित हुई और दूसरे समझौते से राज्य की सत्ता अस्तित्व में आई, वो राज्य जिसे शासन करने का अधिकार दिया गया। लेकिन राजनीतिक सत्ता महत्वपूर्ण होते हुए भी, आवश्यक होते हुए भी, जरूरी होते हुए भी अमर्यादित नहीं है, क्योंकि समझौता करते समय लोगों ने अपने सारे अधिकार संप्रभु को नहीं दिए, बल्कि केवल शासन करने का अधिकार दिया। इसलिए शासक सर्वाधिकारी शासक नहीं है, निरंकुश शासक नहीं है। शासन की सत्ता एक ट्रस्ट के रूप में है, एक धरोहर के रूप में है। लॉ उसे कॉमनवेल्थ कहता है और इस ट्रस्ट को जनता ने आपसी सहमति से अपने ही अधिकारों की रक्षा के लिए शासक को सौंपा है। लेकिन अगर शासक उस ट्रस्ट का ख्याल नहीं रखता है, उस धरोहर की पवित्रता को सुरक्षित नहीं रखता है, यानी लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं करता है, तो लोगों को उसकी सत्ता का विरोध करने का पूरा अधिकार है। शासक भी कानूनों से ऊपर नहीं है, वो भी प्राकृतिक कानूनों से मर्यादित है। वो प्राकृतिक कानून जो सामान्य विवेक के रूप में प्रचलित थे, जिन्हें शासक के द्वारा स्पष्ट किया गया, जिनकी व्याख्या की गई, जिनको क्रियान्वित किया गया और जिनका उल्लंघन करने वालों को दंडित करने का उसे अधिकार है, वो कानून उसके ऊपर भी बाध्यकारी है। यानी शासक भी अगर प्राकृतिक कानूनों को नहीं मानता है तो उसे भी दंडित किया जाएगा। शासक कानून का निर्माता नहीं है, बल्कि वो तो केवल कानून का व्याख्याता है और कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने वाला है। राज्य एक कॉमनवेल्थ के रूप में अगर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहता है, सरकार समझौते की शर्तों का पालन नहीं कर पाती है, तो जनता क्रांति के मार्ग पर चल सकती है। लेकिन क्रांति का रास्ता अपनाने के लिए बहुमत की स्वीकृति जरूरी है। समग्र रूप में समाज की सत्ता संप्रभु की सत्ता से उच्च है। संप्रभु के विषय में निर्णय करने का अंतिम अधिकार जनता ने अपने पास सुरक्षित रखा है। और अगली बात ये कि लॉक के चिंतन में, लॉक के विचारों में राज्य और सरकार में भेद दिखाई देता है। यानी जनता क्रांति सरकार के विरुद्ध तो कर सकती है, राज्य के विरुद्ध नहीं कर सकती। समझौते के माध्यम से एक बार राज्य बन गया तो वो स्थायी रूप से चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये मान लिया जाता है कि हर आगे आने वाली पीढ़ी उस समझौते को मान रही है, जो समझौता प्राकृतिक अवस्था में उसके पूर्वजों के द्वारा किया गया था। यानी राज्य कभी भंग नहीं होता। एक बार जब समझौता हो गया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। हाँ, जनता क्रांति के माध्यम से सरकार को जरूर बदल सकती है, शासक को जरूर बदल सकती है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो लॉक के चिंतन में मिलती है वो ये कि जो सत्ताधारी शासक है, उसे अपने कार्यों को संपन्न करते समय
लॉक ये कहता है कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अवलंबन करना चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता की नीति का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने, उसका प्रचार प्रसार करने की पूरी आजादी होनी चाहिए। यानी सरकार को व्यक्ति के धार्मिक मामलों पर, धार्मिक विश्वास पर नियंत्रण लगाने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और इसके पीछे लॉक का लॉजिक ये है कि वो ये मानता है कि धर्म का संबंध अंतरात्मा से है। मनुष्य ईश्वर में विश्वास करता है तो अंतर्मन से विश्वास करता है। धर्म का संबंध पारलौकिक जीवन से है, राज्य का संबंध लौकिक जीवन से है। राज्य के कानून हमारे बाह्य आचरण को तो नियंत्रित कर सकते हैं कि तुम ये काम करो, ये मत करो, लेकिन वो हमारी अंतरात्मा को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। हम अपने मन में किस विश्वास को पाले हुए हैं, किस धर्म का वजूद हमारे अंतर्मन में है, इसको राज्य न तो अच्छी तरह जान सकता है और न ही उसे प्रभावी तरीके से प्रतिबंधित कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है बाह्य रूप में, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि विभिन्न जन समुदायों में परस्पर अविश्वास, अशांति और शासक के प्रति घृणा का भाव पनपता है, जो अल्टीमेटली राजनीतिक एकता के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। तो राज्य की रक्षा होती रहे, उसकी एकता बनी रहे, लोग राष्ट्र से जुड़े रहें, इसके लिए जरूरी है कि राज्य के द्वारा, शासक के द्वारा लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। और उसके ये विचार उस वक्त चल रहे, यूरोप में चल रहे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्मावलंबियों के बीच संघर्ष के समाधान स्वरूप है। उसने देखा था कि कैसे ईसाई धर्म के ही दो मतावलंबी, एक कैथोलिक जो कट्टर ईसाई अपने आप को मानते हैं, और दूसरे प्रोटेस्टेंट सुधारवादी जो ईसाई धर्म में आई बुराइयों को दूर कर उसके सुधरे हुए स्वरूप को मानते हैं। इन दोनों के बीच संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष के समाधान के लिए ही लॉक ने धार्मिक सहिष्णुता का विचार दिया। हालांकि उसके इन विचारों में एक प्रिजुडिस भी दिखाई देता है, एक पूर्वाग्रह भी दिखाई देता है, क्योंकि वो ये कहता है कि कैथोलिकों, मुसलमानों और नास्तिकों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि कैथोलिक लोगों की आस्था विदेशी शक्ति के प्रति थी, नास्तिक लोग ईश्वर की सत्ता को ही नहीं मानते, और मुसलमान ऐसे कानून को मानते हैं जो यूरोपीय कानून के विरुद्ध है। धार्मिक सहिष्णुता की बात करने के बावजूद उसने अपवाद स्वरूप ये बातें कही, और साथ में ये भी कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति धर्म की आड़ में राज्य विरोधी गतिविधियों में संलग्न। अगर कोई व्यक्ति धर्म का सहारा लेते हुए राज्य की एकता को नुकसान पहुंचता है, राज्य के विरुद्ध कार्य करता है, तो शासक अवश्य ही उसे दंडित कर सकता है। लेकिन दंड की ये कार्यवाही राज्य को तभी करनी चाहिए जब अन्य साधन विफल हो गए। तो उसकी धार्मिक सहिष्णुता का जो विचार है वो राजनीतिक सुरक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है, और इस विचार की वजह से वो एक उदारवादी विचारक के रूप में हमारे सामने। अब जहां तक समझौते की ऐतिहासिकता की बात है कि लॉक ने या हॉब्स ने जिस समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति की बात कही, उसका क्या कोई ऐतिहासिक प्रमाण है?
क्या इतिहास में कभी किसी ऐसे युग का जिक्र मिलता है जब लोग राज्य के बिना रहते हों? बहुत से आलोचक प्रश्न उठाते हैं और कहते हैं कि मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा कोई युग नहीं था जो परस्पर संघर्ष का रहा हो या जो बहुत शांतिपूर्ण रहा हो। आपने क्या कहा था कि संघर्ष का दौर था, लॉक ने कहा शांति का दौर था, सुव्यवस्था का दौर था राज्य से पहले। आलोचक ये कहते हैं कि ऐसा कोई प्रमाण इतिहास में नहीं है। उन आलोचकों को जवाब देते हुए लॉक क्या कहता है कि प्रमाण इसलिए नहीं मिलते कि उस युग में जब सभ्यता और संस्कृति का विकास नहीं हुआ था, प्रमाणों को लिपिबद्ध करने के कोई साधन उपलब्ध नहीं थे। आपने पढ़ा होगा, जाना होगा कि छापेखाने का आविष्कार बहुत बाद में हुआ। शुरू में लोग पत्तों पर लिखते थे और पत्तों को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था, तो वो सब इतिहास के काल में मिटते चले गए। जब से छापेखाने का आविष्कार हुआ, तब से इन प्रमाणों को, ऐतिहासिक प्रमाणों को सुरक्षित और संरक्षित रखने की पूरी कोशिश की जाती है। तो लॉक ये कहता है कि अगर प्रमाण मौजूद नहीं है तो उसका कारण ये नहीं है कि ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा होगा मनुष्य का। प्राकृतिक अवस्था पूरी तरह ऐतिहासिक है, यानी इतिहास में ये अवस्था मौजूद रही है जब राज्य नहीं था, लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। और अपने कथन के समर्थन में वो रोम, वेनिस और स्पार्टा के इतिहास का उदाहरण देता है, और साथ ही वो ये कहता है कि समझौते की ऐतिहासिकता, प्राकृतिक अवस्था की ऐतिहासिकता इस बात से सिद्ध होती है कि हर मनुष्य आज भी अपनी स्वभाव से प्राकृतिक अवस्था की स्थिति में होते हैं। तब तक जब तक वो अपने ऊपर शासन करने की सत्ता अपनी सहमति से किसी शासक को सौंप नहीं देते, किसी राजनीतिक समाज का सदस्य नहीं बन जाते, तब तक वो प्राकृतिक अवस्था में ही रहते। तो उसकी ऐतिहासिकता को भी पुष्ट करने की कोशिश की, प्राकृतिक अवस्था की, और प्राकृतिक अवस्था के बाद जिस समझौते से राज्य का निर्माण हुआ उसकी भी ऐतिहासिकता की पुष्टि लॉक के द्वारा अपने तर्कों के माध्यम से की गई। अब बात आती है कि लॉक के चिंतन में आलोचकों की मान्यता है कि लॉक का जो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण है वो वास्तविकता से नितांत दूर है। ऐतिहासिक और दार्शनिक दोनों दृष्टियों से ये मानना मुश्किल है कि आदिम जन समुदाय जब सभ्यता और संस्कृति का विकास नहीं हुआ था तब भी इतना शांत, सामाजिक और नैतिक रहा होगा। प्रश्न ये भी है कि जब प्राकृतिक अवस्था इतनी शांत और सुव्यवस्थित थी तो फिर राज्य की जरूरत क्यों पड़ी? मानव स्वभाव के विषय में भी लॉक के विचारों को हॉब्स की तरह ही आलोचक एकांगी मानते हैं और ये कहते हैं कि मनुष्य वास्तव में ना तो इतना अच्छा है स्वभाव से जैसा लॉक ने बताया और ना ही इतना बुरा है जैसा हॉब्स ने बताया, बल्कि मानव स्वभाव तो अच्छाइयों और बुराइयों का मिश्रण है। लॉक ने भी हॉब्स की तरह ही इस तथ्य को
नजरअंदाज किया। उसकी प्राकृतिक अधिकारों की धारणा भी आलोचना का विषय बनी, क्योंकि आज ये माना जाता है कि अधिकार राज्य और समाज की देन है। बिना राज्य द्वारा उसकी सुरक्षा की गारंटी लिए कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का उपभोग नहीं कर सकता। राज्य के अभाव में अधिकार सिर्फ और सिर्फ शक्तिशाली लोगों के अधिकार होते हैं, सबके अधिकार नहीं होते। ये वो राज्य की सत्ता है जो अपनी न्यायपालिका के माध्यम से, सेना और पुलिस के माध्यम से सबको उनके अधिकारों की उपलब्धि सुनिश्चित करती है या ऐसा करने की उससे अपेक्षा की जाती है। संपत्ति के विषय में भी लॉक के विचार भ्रमपूर्ण है, अस्पष्ट है। आलोचक ये कहते हैं कि संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन कर लॉक ने पूंजीवाद को प्रोत्साहित किया, पूंजीपतियों को प्रोत्साहित किया। जब से मुद्रा का आविष्कार हो गया, तब से श्रम की जो सीमा थी संपत्ति के साथ जुड़ी हुई, वो समाप्त हो गई और मुद्रा का प्रयोग करके सक्षम और चालाक लोग दूसरों के श्रम का क्रय करके अधिकाधिक संपत्ति का अर्जन करने लगे, उसे संचित करने लगे, जिससे समाज में अमीर गरीब की खाई बढ़ने लगी, सर्वसाधारण के हितों का हनन हुआ। आलोचक ये भी कहते हैं कि जनता को शासन के विरुद्ध क्रांति का अधिकार देकर लॉक ने जैसे जनता को विद्रोह का लाइसेंस पकड़ा दिया है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि शासन पर हमेशा क्रांति की तलवार लटकी रहती है, जिससे उसकी सुदृढ़ता को, उसकी स्थिरता को आघात पहुंचता है। तो ये आलोचनाएं थी जो आलोचकों के द्वारा लॉक के चिंतन के विषय में की गई। लेकिन अगर हम न्याय संगत ढंग से लॉक का मूल्यांकन करें तो हम ये पाते हैं कि लॉक की राजनीतिक चिंतन को कई महत्वपूर्ण देने हैं, जैसे प्राकृतिक अधिकारों की धारणा, जिसे प्रोफेसर डनिंग ने राजनीतिक चिंतन को उसकी सबसे विशिष्ट देन कहा है। सीमित और मर्यादित सत्ता का विचार उदारवादी लोकतंत्र का मुख्य आयाम बना। विधायी, कार्यकारी और न्यायिक सत्ताओं का अलग अलग प्रतिपादन करके उसने मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को आधार प्रदान किया और उपयोगितावादी चिंतन के लिए भी उसके विचार आधार भूमिका कार्य करते हैं। क्रांति के विचार ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। बहुत से क्रांतिकारियों को उससे प्रेरणा मिली। प्रोफेसर मैक्सी ने उचित लिखा है लॉक का मूल्यांकन करते हुए कि निर्माण करने वाला हाथ कहीं वॉलपोल का, ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे, कहीं जेफरसन का, अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानी, कहीं गैम्बेटा और कहीं कैबूर का, जिन्होंने अपने राष्ट्रों का एकीकरण किया। लेकिन प्रेरणा निश्चित रूप से लॉक की थी। तो ये योगदान था लॉक का राजनीतिक चिंतन।